बीएससी पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का प्रथम सत्र में स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर जो आपका यूनिट 1 है उससे प्रारंभ करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है यह आपने पार्ट सेकंड में भी पढ़ा था और मुख्य रूप से आपने यूवी और आईआर के बारे में अध्ययन किया था, परंतु इस वर्ष आपके सिलेबस में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसे कि हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये सभी आपको पता है कि दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म या ग्रेटिंग में से गुजार जाता है तो वो विभिन्न तरंग दैर्ध्यों में विभक्त हो जाता है जिसे कि स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और इसका जो अध्ययन किया जाता है वह ब्रांच कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किसी भी कार्बनिक यौगिक की आणविक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि रेडियो आवृत्ति की तरंगों द्वारा किसी भी सैंपल के नाभिक के ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, क्योंकि यदि कोई नाभिक या न्यूक्लियस जो है वो सामान्यतः उसके विभिन्न ऊर्जा स्तर डीजेनरेट स्टेट में होते हैं, मतलब कि समान ऊर्जा स्तर में होते हैं, परंतु जब इसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, क्वांटाइज्ड हो जाते हैं, और क्वांटाइज्ड होने पर नाभिक पर जब उसके योग्य तरंगें आपतित होती हैं तो उसके कारण से उनमें अनुनाद की अवस्था आ जाती है, और जिससे कि हमें एनएमआर अवशोषण संकेत या स्पेक्ट्रम या पीक जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो रेजोनेंट स्टेट है, अनुनाद अवस्था है, उसमें आने पर और जो उसके द्वारा जो घूर्णन आवृत्ति अवशोषित होती है वो होने पर जब समतुल्य हो जाती है तो उसमें दो प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। एक तो वह संभावना जिसे कि बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड, और दूसरी होती है मैग्नेटिक स्वीप मेथड या चुंबकीय क्षेत्र स्वीप विधि। तो इस प्रकार से हम ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा हुई, उसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम आते हैं कि सामान्यतः हम कार्बनिक यौगिकों में दो प्रकार के न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त लेते हैं। उसमें पहला है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है 13C, मतलब कि कार्बन 13 मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट की। न्यूक्लियर स्पिन मतलब कि नाभिकीय चक्रण, और दूसरा होता है चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है? तो हम सभी को पता है कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन के समान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी चक्रण का गुण होता है, वो भी घूमते रहते हैं। तो इस कारण से कोणीय संवेग जिसका कि मान ½ h2π के बराबर होता है, उसको हम इस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि नाभिकीय चक्रण या न्यूक्लियर स्पिन h/2π √i+1, जहाँ i जो है वो आपकी चक्रण क्वांटम संख्या है। इसका मान 0, 1, 0, ½ 1, 1 और 3/2 कुछ भी हो सकता है। अगेन इसमें तीन तरह की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाभिक जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पहली स्थिति है जिसमें कि दोनों का मान विषम हो, मतलब कि इनका योग सम हो जाए। दोनों विषम हैं परंतु योग सम है, मतलब कि i का मान पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति दूसरी स्थिति है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो है वो ऑड हो। तो ऐसी स्थिति में i का मान ½ 3/2 5/2 मतलब कि फ्रैक्शन में आएगा। तीसरी प्रकार का होता है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सम संख्या में होते हैं। ऐसी स्थिति में i का मान 0 हो जाता है। तो ये इस सारणी से भी स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से जो प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या हम बात करें यदि
कुल योग की मतलब कि आई का मान करें तो जिसमें आई का मान 0 है, उसमें नाभिक शुद्ध चक्रण का मान 0 होने पर उसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं होगी, उसमें किसी भी प्रकार के पीक नहीं पाए जाएंगे। तो जिसमें 0 आ रहा है मान, वहाँ हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी उनसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंतु जिसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है विषम संख्या होने पर हो, उसमें चुंबकीय आघूर्ण दिख सकता है। जैसे कि आपके पास में प्रोटॉन और कार्बन है, जिसमें कि चुंबकीय आघूर्ण होने के कारण से उसमें एब्जॉर्प्शन पीक्स स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब हम आते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। थ्योरी ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पुनः हम जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो नाभिक है वो एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार करता है, वह अपने अक्ष पर चक्रण करता रहता है। जब वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो दो स्थितियां होती हैं। एक तो वह अलाइनमेंट विद द फील्ड, मतलब कि जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ में संरेखण कर दे, मतलब कि दोनों की दिशा समान हो जाए। दूसरी प्रकार की स्थिति है जिसमें कि दोनों की दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत हो। तो इस प्रकार से संरेखण भी हो सकता है, मतलब कि अलाइनमेंट भी हो सकता है और अलाइनमेंट अगेंस्ट भी हो सकता है विद द फील्ड। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें कई चीज़ें, उसमें प्रोटॉन तो महत्वपूर्ण है ही, प्रोटॉन के आसपास का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, ये सभी उसके पीक को प्रभावित करता है। तो सबसे पहली बात है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, उस पर एनएमआर स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ पीक्स जो है वो डिसाइड करता है, मतलब कि सिग्नल कितनी संख्या में होंगे वो उसमें उपस्थित जितने प्रकार के प्रोटॉन होते हैं उससे प्रभावित होता है, समान होता है। दूसरा का है कि आपका जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है उसमें जो संकेत की स्थिति होती है वो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण पर निर्भर करती है। जैसे कि एलिफेटिक, एरोमेटिक, प्राथमिक, द्वितीयक, किसी भी प्रकार के जो प्रोटॉन हैं वो एक जैसे वातावरण में नहीं होने पर उनकी पीक्स भी हमें अलग अलग स्थान पर प्राप्त होगी। तीसरी प्रकार से है कि जो पीक्स में स्प्लिटिंग होती है, मतलब कि विपाटन होता है, वो उसके निकटवर्तीय कार्बन एटम पर प्रोटॉन की संख्या के द्वारा प्रदर्शित होता है। सामान्यतः हमने ये देखा गया है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि जो उसके नियरेस्ट कार्बन एटम है उस पर जितने हाइड्रोजन होते हैं +1 के बराबर नंबर ऑफ स्प्लिटिंग होती है। तो इस प्रकार से n+ नंबर शिखरों में उसका विपाटन होता है, स्प्लिटिंग होती है। चौथा पॉइंट ये है कि जो समतुल्य प्रोटॉन होते हैं, मतलब कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, मतलब कि जो सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में उपस्थित प्रोटॉन होते हैं वो समान प्रकार से एक ही प्रकार की पीक प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हैं इथेन के केस में है, इथेन जो है वो उसमें 2 कार्बन एटम हैं और 6 हाइड्रोजन जो है वो उससे अटैच्ड हैं, परंतु दोनों कार्बन एटम समान रूप से होने के कारण से उसके हाइड्रोजन के लिए सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, इसलिए वो एक ही प्रकार की पीक प्रदान करेंगे। इसी तरह से बेंजीन के केस में 6 कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो हैं वो समान हैं। साइक्लोब्यूटेन में भी यही स्थिति है। इसी प्रकार से एसीटोन में भी जो दोनों कार्बन एटम हैं जिस पर कि 3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं वो भी सेम एनवायरनमेंट में होने के कारण सेम टाइप ऑफ पीक एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द पीक्स रिमेन सेम। उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स या समतुल्य प्रोटॉन। दूसरी प्रकार के प्रोटॉन होते हैं जिसे कि हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। नॉन इक्विवेलेंट जैसा कि नॉन मतलब कि
उसमें एक या एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग है वो उपस्थित होता है, उसको नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH3, इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन हैं। एक तो जो मध्य वाला कार्बन एटम से अटैच्ड प्रोटॉन है, उसके दोनों तरफ जो CH3 उपस्थित है। वहीं जो है CH3 के पास में जो प्रोटॉन है उसके पास में CH2 उपस्थित है। यद्यपि दोनों साइड वाले कार्बन एटम जिसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनके लिए सेम एनवायरनमेंट है, इसलिए हमने उसे A से डिनोट किया है, और जो बीच वाले कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन एटम है उसको हमने B से डिनोट करा है। इसी प्रकार से आप इथाइल क्लोराइड में देखिए, इथाइल क्लोराइड मतलब कि CH3, CH2, Cl। जो कार्बन एटम Cl के पास में है उस पर जो हाइड्रोजन एटम है उसका प्रोटॉन जो एनवायरनमेंट फील कर रहा है, और वही CH3 का जो प्रोटॉन है जो एनवायरनमेंट फील कर रहा है, वो दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि जो क्लोरीन है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उस कारण से उस हाइड्रोजन पर अलग प्रभाव पड़ेगा, और जो एक कार्बन एटम छोड़कर मतलब कि CH3 पर है उस पर अलग प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से आप देखिए CH3, CH2OH, इसमें 3 तरीके के प्रोटॉन हैं। जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है इट इज़ डिफरेंट। इसी तरह से जो OH से जुड़े हुए कार्बन एटम पर प्रोटॉन है वो अलग है, और CH3 वाला प्रोटॉन अलग है। तो जो पीक हमें प्राप्त होती है वो अलग अलग प्रकार से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोपेन में 6 प्राथमिक हाइड्रोजन हैं, परंतु वो समतुल्य हैं, मतलब कि समान है। यद्यपि 2 द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु समतुल्य हैं, उसमें 2 एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी ये अध्ययन किया कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका आधार क्या है, उसमें जो पीक्स हैं वो क्यों आती हैं, और पीक्स की संख्या किस पर निर्भर करती है। ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब हम जो है इसके नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि किस प्रकार से होमोट्रॉपिक और डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है केमिकली इक्विवेलेंट एंड मैग्नेटिक इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई, मतलब कि रासायनिक रूप से समतुल्य और चुंबकीय समतुल्य नाभिक जो है वो क्या क्या होते हैं।